वेलकम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नौवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका जो हमने पहला टॉपिक कर लिया था, दूसरा कर लिया था। आज हमारे पास इसका तीसरा टॉपिक है, तीसरा वीडियो है इस यूनिट के ऊपर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। कंटिन्यू करेंगे पीछे वाले जो दो टॉपिक है उनको आगे। इवेपोरेशन, बाष्पन क्या होता है? तो जैसे हमें मालूम है कि जब भी हम कभी पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो स्लोली चेंज इनटू वेपर्स, धीरे धीरे पानी कम हो जाता है और लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में चला जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो गीले कपड़े होते हैं वो अपने आप सूख जाते हैं। तो वो पानी कहाँ जाता है? तो जैसे हमें मालूम है कि वो पानी बाष्पन के द्वारा, वेपोरेशन के कारण जो है वो उड़ जाता है। होता क्या है इवेपोरेशन में? वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जितने भी मैटर्स होती हैं उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वे मूव करते रहते हैं। वे आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी एक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, वे घूमते रहते हैं। मैटर के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं, एज ए गिवन टेम्परेचर ऑफ इन एनी गैस, किसी गैस का, लिक्विड या सॉलिड का कोई टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होती है, गैस पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और लिक्विड और सॉलिड में कम होती है। इन केस ऑफ लिक्विड्स, जितने भी तरल पदार्थ हैं, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जो लिक्विड होते हैं उनके सरफेस जो सतह होती है उसके पास जो होते हैं पार्टिकल की फ्रैक्शन होती है हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। जितने कोई लिक्विड है, लिक्विड के बल्क में जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल होंगे जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस कारण वे आसानी से टूट जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छूट जाते हैं और गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर इजीली बन जाते हैं, जो कि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। तो इवेपोरेशन होती क्या है? दिस फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड से वेपर में बदलने के किसी भी तापमान के ऊपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही कोई लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम आगे जो है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, बाष्पन की जो प्रक्रिया है उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर कारक हैं? तो सबसे पहला एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे जैसे हम इंक्रीज सरफेस एरिया करते जाएंगे इवेपोरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे वेट कपड़े होते हैं, अगर उन कपड़ों को हम स्प्रेड फैला देते हैं तो वो ईजिली इवेपोरेशन होती है और सूख जाते हैं। दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाते हैं इवेपोरेशन बढ़ती है। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और आसानी से पार्टिकल जो है वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। तीसरा है डिक्रीज और इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के कम होने के कारण जो है वो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। जैसे बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। जबकि वही सर्दियों में ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी में कमी आ जाएगी इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी होती क्या है? इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, पानी की बूंदें जो बाष्पन के रूप में होती हैं वो हवा में कितनी हो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगला है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की गति अगर हम बढ़ा दें और उससे भी इवेपोरेशन बढ़ जाती है। जैसे गीले कपड़े अगर हम पंखे के आगे रखें या किसी तेज़ हवा में अगर हम कपड़े डालें सूखने के लिए तो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हवा के साथ जो है पार्टिकल जो है वो बाइप बैक चले जाते हैं और जिस कारण जो है आसपास जो है वो वेपर की मात्रा जो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिस कारण जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग डिक्रीज कम हो जाते हैं और इवेपोरेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये चार कारक है जिस कारण जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। आगे जो टॉपिक है आपका 9th क्लास का, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जब जब इवेपोरेशन होती है, बाष्पन की प्रक्रिया होती है तो कूलिंग होती है, ठंड पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम इन एन ओपन वेसल, किसी खुले बर्तन में, लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, अपने आप जो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता रहता है गर्मी के कारण। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑब्जॉर्ब एनर्जी, जो जितने भी पार्टिकल हैं लिक्विड के वो एनर्जी
लेते रहते हैं सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट। जितना पार्टिकल लिक्विड से वेपर में जाते हैं एनर्जी लॉस्ट होती है, उस एनर्जी को गेन करते रहते हैं। इस एनर्जी गेन करने के कारण इवेपोरेशन होती है। और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास से, मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जो वातावरण है वो आसपास किसी वस्तु के जहाँ इवेपोरेशन होती है उसके चारों ओर जो है वो कूलिंग हो जाती है। जिसका मेन उदाहरण जो है हमारे आपकी बुक्स में दे रखा है कि एसीटोन, नेल पॉलिश, आपको मालूम है कि नेल पॉलिश जिसमें एसीटोन होता है, अगर हम उसको हथेली में लें तो हमें ठंडक महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, हमारी हथेली से पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, जिस कारण हमारी हथेली को ठंड महसूस होती है। और हमें आफ्टर ए हॉट सनी डे, गर्मियों के दिनों में हम जो है पानी स्प्रिंकल करते हैं रूफ, छतों के ऊपर या अपने घर के आसपास, जिस कारण क्या होती है, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होती है। जिस कारण जो है जितनी ज़्यादा अधिक वेपोराइजेशन होगी उतनी ही हमें ठंड और मिलती जाएगी, जिसमें गर्म सरफेस के ऊपर ठंड हमें मिलती जाएगी। तो इस प्रकार इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसका जो और एग्जांपल है वो है व्हाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो हम गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो इसका अगर हम सिंपल सा उदाहरण लें कि हम अगर गर्मियों के दिनों में कोई प्लास्टिक का कपड़ा या प्लास्टिक की शीट का अगर हम ओढ़ें तो हमारे जो शरीर से निकलने वाला पसीना है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, उसकी मतलब उसकी इवेपोरेशन नहीं होगी, जो पसीना स्वेट होता है, तो जिस कारण हमें गर्मी महसूस होती है। जबकि इसके निस्बत हम अगर गर्मियों के दिनों में कॉटन, जिसमें छेद पोर्स होते हैं और इसके ऊपर जो है वो स्वेट जो है बिखर जाता है और उससे लार्ज सरफेस एरिया, जो हमने पीछे पढ़ा, जिससे लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण जो है ज़्यादा इवेपोरेशन होती है और जिस कारण हमें ज़्यादा कूलिंग और कॉटन के कपड़े जो हमें आराम देते हैं और इवेपोरेशन ये होती है ज़्यादा होती है, जिससे ठंड लगती है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, बाष्पीकरण के कारण, द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, जितने भी लिक्विड हमारे स्वेट जो बॉडी का है उससे एनर्जी गेन करके लिक्विड जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेने के कारण वो चेंजिंग इनटू वेपर हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट, उस दौरान जो हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट है, आपस में ये दो एनर्जियाँ, वेपोरेशन से निकलने वाली एनर्जी और जो हीट एनर्जी होती है वो बराबर होती है फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल, जिससे हमारा सिर ठंडा रहता है। कॉटन बीइंग बी ए गुड ऑब्जॉर्बर, कॉटन जो होता है वो पानी को शोषण करने वाला ज़्यादा होता है। वाटर हेल्प टू एब्जॉर्बिंग द स्वेट, पसीने को जो अवशोषण कर लेता है, एंड एक्सपोजिंग, फैल जाता है। इट इज़ एटमोसफियर फॉर इजी इवेपोरेशन, जिसके कारण आसानी से इवेपोरेशन होती है और हमें ठंड महसूस होती है। कॉटन के कपड़े हमें रिलैक्स महसूस करते हैं। अगला जो इसमें है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर हम किसी गिलास में ठंडा पानी, बर्फ़ से ठंडा आइस कोल्ड वाटर लें और उसको रख दें तो थोड़ी देर हम पाएंगे कि उसके आउटर सरफेस जो है उसके ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, गिलास के जो हम देखते हैं क्यों, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, जो पानी के जो भाप की बूंदें होती हैं हवा में, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास, ठंडी सतह गिलास की जो बाहर ठंड, जिसमें गिलास जो है वो बर्फ़ डालने के कारण ठंडा हो गया, उसकी जो सतह बिल्कुल ठंडी हो जाती है, उसके कांटेक्ट में आने से लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, जो हवा के अंदर जो पानी की बूंदें हैं वो अपनी एनर्जी को खो देती हैं, जिस कारण जो है वो हवा जो है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है, विच बी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जिस कारण हमें गिलास के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं। इसके बाद जो आपकी बुक्स में है छोटा सा इसमें देखा है कि नाउ साइंटिस्ट्स आर टॉकिंग 5 स्टेट, हमें मालूम है कि इस मैटर, स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मगर साइंटिस्ट ने और 2 जो हैं वो स्टेट ऑफ मैटर, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे BEC कहते हैं। तो प्लाज्मा का यूज़ हम कहाँ देखते हैं? प्लाज्मा जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब हम यूज़ करते हैं या नियोन बल्ब जिसमें हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो है वो आयनाइजेशन होने के कारण हीलियम गैस जो है वो हाईली आयोनाइज हो जाती है, जिस कारण गैस जो है आयोनाइज्ड एंड गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो, जैसे जैसे उसमें ट्यूब में से करंट फ्लो होता है उसकी एनर्जी चार्ज होने के कारण
उसमें चार्जिंग क्रिएट ए प्लाज्मा, जिसमें एक ग्लो पैदा हो जाता है। जैसे हम लाइट ऑन करते हैं ट्यूब अपने आप एक ग्लो पैदा करती है। यही प्लाज्मा की खोज जो तारे हैं हमारे आसमान में, ब्रह्मांड में तारे और सूरज है, इस कारण प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करते हैं। तो इस प्रकार स्टेट ऑफ मैटर एक प्लाज्मा में हो सकती है, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस प्रकार इसमें एस एन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस जो फिफ्थ टाइप ऑफ ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपके दो इसमें समरी दे रखी है। तो आगे जो क्वेश्चन है आपकी बुक्स में, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल और कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। तो इस प्रकार इन दो क्वेश्चनों को हम करेंगे। और ऊपर जो आपकी बुक्स में दे रखा है क्वांटिटीज़ राशियाँ, उनको किस में हम नापते हैं और उनके सिंबल क्या हैं। टेम्परेचर अभी हमने पूरे यूनिट में पढ़ा, टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन में, जो कोई ऐसा यूनिट है सेंटीग्रेड नहीं है, तो वो केल्विन है। केल्विन का सिंबल कैपिटल के। लेंथ हम नापते हैं मीटर में, उसका सिंबल है स्मॉल एम। मास उसको हम किलोग्राम केजी में नापते हैं, किलोग्राम। वेट न्यूटन में नापते हैं, उसका सिंबल है एन। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है, मीटर क्यूब में नापते हैं। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। एम के ऊपर माइनस का जो निशान है 3 लिखा है, इसको करते हैं पर मीटर क्यूब। प्रेशर को हम ऐसा यूनिट है वो पास्कल है, जिसका सिंबल है पीए। तो इस प्रकार हम जो हमने यूनिट की पढ़ा उसका हम थोड़ा सा एक समरी जो रिटर्न समरी करेंगे। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन जो है इसमें बताए जाएंगे कि किस प्रकार हमने जो क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले पढ़ा कि इवेपोरेशन वाष्पन क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लिक्विड का वेपर स्टेट में बदलना ही इवेपोरेशन होता है। फैक्टर कौन कौन से हैं जिनसे इवेपोरेशन इफेक्ट होती है। नंबर 1, इवेपोरेशन कॉज एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जो है, इंक्रीज होने के कारण इवेपोरेशन बढ़ जाती है। इवेपोरेशन इंक्रीज एट इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा देते हैं इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, हमें अगर डिक्रीज कमी कर दें हम ह्यूमिडिटी में, आर्द्रता में, तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। चौथा है इवेपोरेशन कॉज व्हेन एन इंक्रीजिंग इन विंड, हवा की गति को अगर हम बढ़ा दें तब भी इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, हमने अभी पीछे पढ़ा कि इवेपोरेशन होने के कारण जो हमें कूलिंग की होती है, तो जितने भी पार्टिकल होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं अपने आसपास सराउंडिंग से, और उस एनर्जी का जो लॉस होता है उसको दोबारा गेन करने के लिए इवेपोरेशन होती है। और इस इवेपोरेशन में जैसे इसका एग्जांपल एसीटोन का एग्जांपल है नेल पॉलिश का पड़ा, जिसे नेल पॉलिश हम हाथ में रखते हैं तो ठंड महसूस होती है। और गर्मियों के दिनों में हम स्प्रिंकल करते हैं वाटर और छतों के ऊपर या आसपास के वातावरण, जिसमें हमें कूलिंग मिलती है। वाई शुड बी बियर कॉटन क्लोथ इन समर, तो गर्मियों के दिनों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम the surrounding or body surface and change into vapors. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. कॉटन, जो कॉटन है बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर, इसमें कारण जो है कि कॉटन जो है वो गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर है, शोषण कर लेता है वाटर का, और हेल्प इन ऑब्जर्विंग स्वेट, जो पसीने को चूस लेता है और एक्सपोजिंग और से फैला देता है, जिस कारण जो है एरिया सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण कूलिंग हमें ठंड महसूस होती है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, इस प्रकार हमने देखा कि एक अगर हम गिलास लें, गिलास इसके चारों ओर अगर हम बर्फ़ आइस के पीस डालें और आइस लिक्विड आइस, तो इसके चारों ओर सरफेस के चारों ओर इसमें पानी की बूंदें पैदा हो जाती हैं अपने आप ही। तो ऐसा कि जो इसमें कारण है कि हवा में जो एयर जो वेपर होते हैं वो इस ठंडी सतह जो इसमें ठंडे जो गिलास का जो ठंडी सतह इसके कांटेक्ट में आने के कारण वो एनर्जी गेन लॉस इन एनर्जी होता है, एनर्जी का जो लॉसेज होता है, और गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, जो हवा जो है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। अब इसमें हमने आगे पढ़ा था कि 5 स्टेट ऑफ मैटर्स कौन कौन सी होती हैं, हमने 3 पढ़ रखी हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, और 2 और होती हैं प्लाज्मा और एक BEC, इसमें कहेंगे से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
और ये इस प्रकार का जो प्लाज्मा होता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसमें हीलियम गैस होती है, हीलियम की गैस जो है आयनाइज हो जाती है, जिस कारण वो ग्लो करती है और प्लाज्मा के कारण ग्लो करती है। अब है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। ये लेटेंट हीट ऑफ, दो तरह की हमने इसमें हीट्स पढ़ी, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन और एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसका हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। पहला है कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, इसमें लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन तो वो किसके बराबर होती है। जब 1 किलोग्राम हम लिक्विड लें, 1 किलोग्राम अगर हम लिक्विड लें और उसको इतनी एनर्जी दें, हीट एनर्जी, कि वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए, जितनी एनर्जी उस 1 किलोग्राम को, 1 किलोग्राम तरल को वाष्प में बदलने के लिए जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसमें भी हम 1 किलोग्राम उसमें सॉलिड लेंगे, सॉलिड से हम उसको किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में। एक ठोस 1 किलोग्राम की ठोस वस्तु लेंगे, अगर उसको हम पिघलाएंगे, पिघलाने से उसका तरल जो बन जाएगा, मगर जितनी एनर्जी उसको तरल में बनाने के लिए 1 किलोग्राम को लगी, वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है। तो बहुत ही ईजी अगर हम इसको समझ सकें कि हमने 1 किलोग्राम चीज़, इसमें 1 किलोग्राम लिक्विड यहाँ पे हमने लेना है, उससे वेपर बनाने हैं, और यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉलिड से लिक्विड बनाना है। तो इस प्रकार दो जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। तो इस प्रकार आपकी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं कि जो आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस स्केल। केल्विन जो स्केल है उससे सेल्सियस स्केल बदलनी हो, के से हमने सेल्सियस सेंटीग्रेड बनाना हो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 293 केल्विन के दे रखा है, इसको हमने चेंज करना है कि सेंटीग्रेड में, के टू सी सेंटीग्रेड। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें हम 273 केल्विन लेस कर देते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि 273 जो है केल्विन का मान 0 डिग्री के ऊपर होता है, तो 293 केल्विन माइनस 273, तो उसमें लेस कर देना, घटा देना है, तो उसमें 20 डिग्री आ जाएगा। अब इस तरह 470 केल्विन है तो 470 केल्विन, इसको हमने चेंज करना हो तो उसमें भी हम 273 लेस कर देंगे केल्विन। तो इस प्रकार हमारे पास 10 7 6 9 और 3 1, तो 190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें लेस करके 270 से हम 273 लेस कर देते हैं, क्योंकि 0 डिग्री, तो जो बच जाएगा हमारे पास वो सेंटीग्रेड। दूसरा है कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू केल्विन। हमने सेंटीग्रेड स्केल से वो केल्विन में चेंज करना हो तो किस प्रकार करते हैं। आपके पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 सेंटी सी से हमने केल्विन में बदलना हो तो उसमें हम 273 जोड़ देते हैं। जब सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ देना है, जब केल्विन से हमने सेंटीग्रेड में तो घटा देना है। सिंपल सा है कि बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में आएंगे, लेस कर देंगे। जब सेंटीग्रेड छोटी यूनिट होती है जिससे हम केल्विन में चले जाएंगे तो उसमें 273, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह 273 सेंटीग्रेड है, 273 को बदलना हो तो सी से हमने केल्विन, सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे जो आपके पास क्वेश्चन होगा और जो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 273 में जब हम जोड़ देंगे 373 में 273 जोड़ देंगे तो 646 हमारे पास केल्विन उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन जो है आपकी बुक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी क्या होता है। तो हमें मालूम है कि अगर हम 25 सेंटीग्रेड पानी कर लेंगे तो किस अवस्था में होता है, वो लिक्विड में होता है, तरल में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और वही पानी अगर हम फ्रिज में डाल दें और 0 डिग्री के आसपास ले जाएँ, 0 डिग्री के ऊपर ले जाएँ, तो वही हमने पानी किस अवस्था में मिल जाएगा, सॉलिड में, वो आइस के रूप में मिल जाएगा। और वही अगर हम पानी इसमें 25 डिग्री या लिया पानी, इसको अगर हम 100 डिग्री तक उसको उबालें तो हमारे पास वही पानी जो है वो किसके रूप में मिल जाएगा, स्टीम, भाप के रूप में मिल जाएगा। और जो किस अवस्था में होगा, वो गैस अवस्था में होगा। तो इस प्रकार आज हमने जो टॉपिक किया वो 9th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट 3 टॉपिक में हमने कवर किया, जो कि बहुत ही, इसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आप बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।